दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 8 द डेथ डे पार्टी के साथ। अक्टूबर का महीना आ गया था। अब मैदान और महल में नमी भरी ठंड पड़ने लगी थी। अस्पताल में मैट्रन मैडम पॉम्फ्री प्रोफेसर और विद्यार्थियों को हुई सर्दी खांसी की वजह से अचानक बहुत व्यस्त हो गई थी। उनकी सर्दीनाशक काढ़ा तत्काल असर करता था, हालांकि इसे पीने वाले के कान से घंटों तक धुआं निकलता रहता था। जीनी बुझली कुछ समय से बीमार दिख रही थी, इसलिए उसके भाई पर्सी ने जबरदस्ती उसे ये काढ़ा पिलवा दिया। उसके लाल बालों के नीचे से निकलते धुएं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर आग में जल रहा हो। गलियों जितनी बड़ी बरसात की बूंदें बिना रुके कई दिनों तक महल की खिड़कियों पर गरजती बरसती रही। झील का जल स्तर बढ़ गया। फूलों की कड़ियां कीचड़ भरी धाराओं में बदल गई और हैग्रिड के कद्दू फूलकर बगीचे के शेड जितने बड़े हो गए। बहरहाल, रोज प्रैक्टिस करने के बारे में ऑलिवर वुड का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा था, इसलिए हैलोवीन के कुछ दिन पहले एक शनिवार की तूफानी दोपहर को हैरी जब गुरुद्वारा टावर की तरफ लौट रहा था, वो पूरी तरह भीगा हुआ और कीचड़ में लथपथ था। बारिश और हवा को छोड़ भी दे तो भी उनकी आज की प्रैक्टिस सुखद नहीं कही जा सकती थी। नाग शक्ति की टीम की जासूसी करके फ्रेड और जॉर्ज ने अपनी आंखों से निम्बस 2001 की तेज रफ्तार देखी थी। उन्होंने खबर दी कि नाग शक्ति की टीम 7 हरे झोंकों की तरह तीख रही थी और उसकी खिलाड़ी हवा में गोली की रफ्तार में उड़ रहे थे। जब हैरी बिरान गलियारे में कीचड़ सनी कदमों से फच फच करके चलने लगा, तो वो एक ऐसी आकृति के पास आया जो उसी के जितनी चिंतित नजर आ रही थी। गुरुद्वारा टावर का भूत लगभग सिर कटा नीक दुखी होकर खिड़की के बाहर देख रहा था और बुदबुदाता जा रहा था। उनकी शर्तों को पूरा नहीं करता अगर आधा हंच। हेलो नीक, हैरी बोला। हेलो हेलो, लगभग सिर कटे नीक ने चौंक कर चारों तरफ देखते हुए कहा। उसने अपने लंबे घुरघुराले बालों पर पंख वाला फैशनेबल हेड पहना रखा था। कोट के ऊपर उसने एक मफलर भी डाल रखा था, जिसकी वजह से ये नजर नहीं आता था कि उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से अलग थी। वो दूहे की तरह पीले रंग का था और हैरी उसके आर पार काला आसमान और बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को देख सकता था। तुम परेशान लग रहे हो पॉटर, ये बोलते हुए नीक ने एक पारदर्शी खत को तय किया और उसे अपने शर्ट के भीतर छुपा लिया। तुम भी तो परेशान लग रहे हो, हैरी ने कहा। ओ, लगभग सिर कटे नीक ने शालीनता से हाथ लहराते हुए कहा। कोई खास बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मैं सचमुच शामिल होना चाहता था। मैंने सोचा था कि बस आवेदन करके देख लेता हूँ, परंतु जाहिर है मैं शर्तों को पूरा नहीं करता हूँ। उसकी हवाबाजी के बावजूद उसके चेहरे पर बहुत क्रूरता का भाव साफ झलक रहा था। निक अचानक फट पड़ा और अपनी जेब से खत को दोबारा बाहर निकालते हुए बोला, परंतु कोई भी ये तो सोचेगा ही कि गर्दन और 45 बार भोतरी कुल्हाड़ी की चोट खाने के बाद वो सिर कटे के शिकार में शामिल होने के काबिल बन जाएगा। अरे हाँ, हैरी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से समझ गया ताकि निक उससे हाँ कहलवाना चाहता था।
मेरा मतलब है, मुझसे ज्यादा कौन चाहता होगा कि ये काम जल्दी और सफाई से हो जाता और मेरा सिर पूरी तरह धड़ से अलग हो जा गया होता। मेरा मतलब है कि इससे मुझे बहुत सा दर्द और अपमान तो नहीं झेलना पड़ता। बहरहाल, लगभग सिर कटे नीक ने अपने खत को खोला और आवेश में पड़ा। हमें सिर्फ उन्हीं शिकारियों को शिकार कर सकते हैं जिनके सिर शरीर से अलग हो चुकी हो। आप ये बात समझते होंगे कि ऐसा ना होने पर सदस्यों के लिए घोड़े की पीठ पर सिर उछलने और कटे सिर से पोली खेलने जैसी सिरकटों के शरीर की गतिविधियां में शामिल होना संभव नहीं होगा। इसलिए मुझे आपको ये सूचित करने में बहुत खेद है कि आप हमारी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सहित पर पेट्री टिलेनी पॉर्टमोर। आग बबूला होते हुए लगभग सिर कटे नीक ने खत को भोरकर जेब में रख दिया। हेरी, सिर्फ आधे इंच की चमड़ी और मांस ने मेरी गर्दन को सिर से जोड़ रखा है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये सिर अलग होने की तरह ही है, परंतु नहीं। ये सही तरह से सिर कटे सर पार्टमोर के लिए पर्याप्त नहीं है। लगभग सिर कटे नीक ने कई गहरी सांसें ली और फिर थोड़े शांत स्वर से कहा, तो तुम क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं, हेरी बोला, तब तक नहीं जब तक कि तुम ये ना जानते हो कि नाग शक्ति के साथ होने वाले मैच के लिए हम 7 निम्बस 2001 झाड़ुए मुफ्त में कहां से ला सकते। हेरी का बाकी का वाक्य उसके पैरों के पास से आती तीखी माओ की आवाज में खो गया। नीचे देखने पर उसे लैंप जैसी पीली आंखें घूरती दिखी। वहां पर दुबली भूरी बिल्ली मिसेस नॉरिस खड़ी थी। चौकीदार आर्गस फ्लीच विद्यार्थियों के खिलाफ अंतहीन युद्ध में इस बिल्ली का उपयोग अपने सहयोगी के रूप में करता था। नीक ने जल्दी से कहा, हेरी, बेहतर होगा तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। फ्लीच का मूड ठीक नहीं है, उसे सर्दी हो गई है और 3rd ईयर के कुछ विद्यार्थियों ने दुर्घटनावश 5वें तहखाने में छत पर हर तरह मेंढक के भेजे चिपका दिए थे। वो सुबह से सफाई कर रहा है और अगर वो ये देखेगा कि तुम पूरे महल में कीचड़ टपका रहे हो। ठीक है, हैरी बोला और वो मिसेस नार्गिस की दोषी ठहराने वाले दृष्टि से दूर हटने लगा, परंतु उसे थोड़ी देर हो गई। ऐसा लगता था जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति फ्लीच को उसकी दृष्टि बिल्ली के साथ बांधे थी। इसलिए वो अचानक हैरी की दाईं तरफ की दीवार के पर्दे के बीच से बाहर निकला। वो छींक रहा था और चारों तरफ नियम तोड़ने वाले की तलाश कर रहा था। उसके सिर के चारों ओर एक मोटी ऊनी स्कार्फ बंधा था और उसकी नाक असामान्य रूप से बैंगनी दिख रही थी। गंदगी, वो हैरी के क्विडिच के दुशाले से टपके कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। उसके जबड़े हिल रहे थे और उसकी आंखें उत्तेजना के कारण बाहर निकल पड़ी रही थी। हर तरफ कीचड़ और गंदगी, अब मैं सहन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे पीछे आओ पॉटर। इस पर हैरी ने लगभग सिर कटे नीक की तरफ उदासी से हाथ हिलाकर विदा ली और फ्लीच के पीछे सीढ़ियों उतरने लगा। जाते जाते वो फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के दोहरे निशाने बनाते हुए गया। हैरी पहले कभी फ्लीच के ऑफिस में नहीं गया था। ये एक ऐसी जगह थी जिसे ज्यादातर विद्यार्थी कटाते थे। कमरा गंदा था और इसमें एक भी खिड़की नहीं थी। इसमें सिर्फ तेल की चिमनी जैसे रोशनी होती थी जो नीचे छत से लटक रही थी। वहां पर तली मछलियों की हल्की खुशबू भरी हुई थी। दीवारों पर चारों तरफ लड़की की अलमारियां लगी थी।
उन पर लगे लेबल से हैरी को ये समझ में आ गया था कि उनमें हर उस विद्यार्थी का विस्तृत विवरण है जिसे फ्लीच ने सजा दी थी। फ्रेड और जॉर्ज विजली के लिए एक पूरा ड्रॉयर अलग से था। फ्लीच के टेबल के पीछे दीवार पर जंजीरों और हथकड़ियों का एकदम चमचमाता ढेर लगा था। सब जानते थे कि ये वो डम्बलडोर से हमेशा आग्रह करता था कि वे उसे विद्यार्थियों को दगने के बल छत से लटकाने की अनुमति दे दे। फ्लीच ने अपनी टेबल पर रखी कलम उठाई और चर्मपत्र की तलाश में इधर उधर देखने लगा। कीचड़, वो आवेश में बुदबुदाया। ढेर सारी ड्रैगन की गंदगी, मेंढक की भेजें, चूहे की आंतें, मेरी सहन शक्ति की भी सिवा है। ऐसा सबक सिखाऊंगा, फार्म कहा है। हाँ, उसने अपनी टेबल के ड्रॉयर से चर्मपत्र का एक बड़ा रोल निकाला, उसे अपने सामने फैलाया और काले पंख वाली लंबी कलम स्याही की शीशी में डुबा दी। नाम हैरी पॉटर। अपराध सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ ही तो था, हैरी बोला। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा कीचड़ होगा लड़के, परंतु मेरे लिए ये 1 घंटे की सफाई है, फ्लीच चिल्लाया। उसकी कुप्पे जैसी गोल नाक के सिरे पर एक बूंद कांप रखी थी। अपराध, महल गंदा करना, जो सजा दी जाना चाहिए। अपनी बाहिनी नाक को पोंछते हुए फ्लीच ने हैरी को हिकारत से देखा, जो सांस रोककर अपनी सजा सुनने का इंतजार कर रहा था। परंतु जैसे ही फ्लीच ने अपनी कलम नीचे की, ऑफिस की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे तेल की चिमनी थरथराकर आवाज करने लगी। फ्लीच ने गरजते हुए आवेश में अपनी कलम नीचे फेंक दी। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अभी सजा चखाता हूं। और हैरी की तरफ पलटकर देखे बिना फ्लीच नंगे पैर ही ऑफिस से बाहर भागा। मिसेस नारिश भी उसके साथ साथ भाग रही थी। फ्लीच स्कूल का शैतान भूत था। वो हवा में उड़ने वाला मुस्कुराता खतरा था, जिसे सिर्फ कहर बरपाने और कष्ट देने में ही सजा आता था। हैरी को फ्लीच खास पसंद नहीं था, परंतु आज उसने शरारत का जो समय चुना था, उसके लिए वो उसका एहसान माने बिना नहीं रह सका। हैरी को आशा थी कि फ्लीच ने जो किया था और आवाज से ऐसा लगा था जैसे उसने इस बार कोई बड़ी तोड़फोड़ की थी, उसे फ्लीच का ध्यान उस पर से हट जाएगा। ये सोचते हुए कि उसे फ्लीच के वापस लौटने का इंतजार करना चाहिए, हैरी टेबल के पास रखी एक दीमक खाई कुर्सी में धंस गया। टेबल पर उसके आधे भरे फार्म के अलावा सिर्फ एक चीज थी, एक बड़ा चमकदार बैंगनी लिफाफा, जिस पर चांदी जैसे सफेद अक्षरों में कुछ लिखा था। दरवाजे पर जल्दी से नजर डालते के बाद कि फ्लीच कहीं वापस नहीं आ जाए, हैरी ने लिफाफा उठाया और पढ़ा। फटाफट जादू, नए जादूगरों के लिए पत्राचार कोर्स। जिज्ञासा बस हैरी ने लिफाफा खोलकर चर्मपत्र को बाहर निकाला। अगले पन्ने पर अधिक घुमावदार चांदी जैसे सफेद लिखावट में लिखा था, आधुनिक जादू की दुनिया में असहाय महसूस करते हैं? क्या आप अपने आसन मंत्र भी नहीं पढ़ जा पाते हैं और उसके लिए बहाने बनाते हैं? क्या आपकी छड़ी के दयनीय प्रदर्शन के लिए आपको ताने सुनना पड़ता है? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, फटफटा जादू एक बिल्कुल नया, सफलता की गारंटी वाला, तत्काल परिणाम देने वाला आसान कोर्स है। सैकड़ों जादूगरों और जादूगरनियों ने फटाफट जादू की तकनीक से लाभ उठाया है। ट्रामसेम की मैडम जैन नेटली लिखती है, मुझे मंत्र याद नहीं रहते थे और पूरा परिवार मेरे कारों का मजाक उड़ाता था।
अब फटाफट जादू कोर्स के बाद मैं पार्टियों में आकर्षक का केंद्र हूँ और मेरी सहेलियां मुझसे मेरे सौंदर्यवर्धक कार्य की विधि पूछती रहती है। डिस्कवरी के जादूगर टीजे ब्रॉड कहते हैं, मेरी पत्नी मेरे कमजोर मंत्रों का मखौल उड़ाती थी, परंतु आपके शानदार फटाफट जादू कोर्स में 1 महीने तक पढ़ने के बाद मैं उसे एक याक में बदलने में सफल हो गया। धन्यवाद। मंत्रमुग्ध होकर हैरी ने लिफाफे के बाकी चरणपत्र भी पलटे। फ्लिच आखिर फटाफट जादू कोर्स क्यों करना चाहता था? क्या इसका यह मतलब है कि उसे जादू नहीं आता? हैरी अभी पहला सबक अपनी छड़ी पकड़ना कुछ उपयोगी बातें पढ़ ही रहा था कि तभी बाहर से आते कदमों की आहट सुनकर वो समझ गया कि फ्लिच वापस लौट रहा है। चरणपत्र को फिर से लिफाफे में डालते हुए हैरी ने उसे वापस टेबल पर फेंका ही था कि तभी दरवाजा खुला। फ्लिच विजयी मुद्रा में था। वो अदृश्य होने वाली अलमारी बहुत कीमती थी। फ्लिच मिसेस नार्गिस से खुश होकर कह रहा था, गुड़िया रानी, इस बार फ्लिच को बाहर निकलवा देंगे। तभी उसकी नजर हैरी पर पड़ी और फिर फटाफट जादू के लिफाफे पर। हैरी को अब जाकर ये एहसास हुआ कि लिफाफा इस समय आपने भूल स्थान से 2 फुट दूर पड़ा हुआ था। फ्लिच का पीला चेहरा हर्ट की तरह लाल हो गई। हैरी ने खुद को आक्रोश की तूफानी लहर के लिए तैयार किया। फ्लिच ने अपनी टेबल तक लगराते हुए गया, लिफाफे को उठाया और उसे ड्रायर में फेंक दिया। क्या तुमने इसे पढ़ा था? उसने बड़बड़ाते हुए पूछा। नहीं, हैरी ने तुरंत झूठ बोल दिया। फ्लिच के गांठदार हाथ एक साथ जकड़े हुए थे। अगर मुझे लगता कि तुमने मेरी व्यक्तिगत चिट्ठी पढ़ी है, वैसे ये मेरी नहीं है, एक दोस्त के लिए है। चाहे तो हो बहरहाल। हैरी उसकी तरफ दहशत से घूर रहा था। फ्लिच कभी इतने गुस्से में नहीं दिखा था। उसकी आंखें बाहर निकली पड़ी थी। उसके मोटे गाल मांसपेशियां फरक रही थी और रूनी स्कार्फ से उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। बहुत अच्छा, जाओ और एक शब्द भी मत बोलना। ऐसी बात नहीं है। बहरहाल अगर तुमने उसे नहीं पढ़ा तो आप जाओ, मुझे फ्लिच की रिपोर्ट लिखाना है। जाओ। अपनी खुशकिस्मती पर हैरान होकर हैरी तेजी से ऑफिस से बाहर निकला, गलियारे में गया और फिर से ऊपर की सीढ़ियों चढ़ने लगा। फ्लिच के ऑफिस से बिना सजा पाए बच निकलना शायद स्कूल का एक रिकॉर्ड था। हैरी क्या इससे काम बन गया? लगभग सिरकटा नीक तैरते हुए एक क्लासरूम से बाहर आया। उसके पीछे हैरी उस बड़ी काली सुनहरी अलमारी के अवशेष देख रहा था, जिसे बहुत ऊंचाई से गिराया गया था। मैंने फ्लिच को तैयार कर लिया था कि वो इसे फ्लिच के ऑफिस के ठीक ऊपर पटक दे। निक ने उत्सुकता से कहा, मैंने सोचा कि इससे उसका ध्यान बढ़ जाएगा। ये काम तुमने किया था? हैरी ने कृतज्ञता से कहा। हाँ, इसे काम बन गया, मुझे सजा भी नहीं मिली। थैंक यू निक। वे दोनों इकट्ठे गलियारे में ऊपर चल दिए। हैरी ने देखा कि लगभग सिरकटा निक अब भी सर पैट्रिक की अस्वीकृति का खत थामे था। हैरी ने कहा, काश सिरकटे को शिकार के बारे में मैं तुम्हारी मदद कर सकता। लगभग सिरकटा निक अचानक अपनी जगह पर रुक गया, जिस वजह से हैरी उसके पीछे से होते हुए गुजर गया। वो सोच रहा था कि काश ऐसा नहीं होता हुआ। उसे ऐसा लगा था जैसे उसने बर्फीली फुहार में कदम रख दिया हो। परंतु एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो, निक ने रोमांचित होकर कहा। हैरी, क्या मैं तुमसे बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ? पर छोड़ो, तुम वो काम करना पसंद नहीं करोगे।
बोलो तो सही क्या करना है, हैरी बोला। देखो, हेलोवीन पर मेरा 500 यानी 500वां मृत्यु दिवस है। लगभग सिर कटे निक ने ये कहते हुए अपना सिर ताना और सम्मानित दिखने की कोशिश की। ओ, हैरी बोला। वो तय नहीं कर पाया कि इस बारे में उसे दुखी दिखाना चाहिए था या खुश। ठीक है, मैं भरे तहखाने में पार्टी दे रहा हूँ। इसमें भाग लेने के लिए पूरे देश से मेरे दोस्त आएंगे। अगर तुम इसमें आ सको तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। मिस्टर विजली और मिस ग्रेंजर को भी बहुत स्वागत है, परंतु मुझे लगता है कि तुम शायद स्कूल की दावत में जाना ज्यादा पसंद करोगे। उसने हैरी को बहुत बेचैनी से देखा। नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगा। मेरा प्यारा हैरी, मेरे मृत्यु दिवस की पार्टी में हैरी पॉटर आएगा। और वो रोमांचित दिखते हुए छिचका, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सर पैट्रिक से ये जिक्र कर सकते हो कि तुम्हारी नजरों में मैं कितना भयावह और प्रभावशाली हूँ? क्यों नहीं, हैरी बोला। लगभग सिरकटा निक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मृत्यु दिवस की पार्टी? हरमाइनी ने उत्सुकता से पूछा। जब हैरी आखिरकार कपड़े बदलकर हॉल में रॉन तथा हरमाइनी के पास बैठा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऐसे बहुत कम जीवित लोग होंगे जो ये कह सकते हैं कि वे ऐसी किसी पार्टी में गए हो जो बहुत ही जबरदस्त अनुभव होगा, है ना हैरी? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। और तब तक अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।